एक व्यक्ति अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, चाहे मौखिक या लिखित रूप में, मानव की इसी चाह में रचना का अर्थ निहित है। सीधे व सरल शब्दों में भाषागत प्रकाशन ही रचना है। भाषा क्षेत्र में इसका अर्थ है भाषा में विचारों का स्पष्टीकरण। भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों में एक उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने भावों विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने की योग्यता विकसित करना है। अतः उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसे शुरू से रचना कार्यों की ओर अग्रसर किया जाता है। रचना का अर्थ, रचना शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रचना शब्द का हिंदी रूपांतरण है भाषा के क्षेत्र में रचना के अंतर्गत भावों व विचारों को शब्द समूहों में संवारते हैं। विचारों को क्रमबद्ध करके शब्द समूह में व्यक्त करना, आत्माभिव्यक्ति का अभ्यास, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति तथा कलात्मक ढंग से विचार व्यक्त करना ही रचना है। रचना के दो प्रकार हैं, मौखिक रचना, लिखित रचना। मौखिक रचना व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है। लिखित रचना जब व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति लिख कर सकता है। रचना शिक्षण के में लेखन का महत्व। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की अंतर्निहित भावनाओं और शक्तियों को सुअवसर देकर उनका पूर्ण विकास करना है। भाषा इन शक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। बोलचाल और लेखन की शिक्षा का समुचित आयोजन किया जाए तो मौलिक अभिव्यक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेखन में नवीनता, मौलिकता लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। सामाजिकता के क्षेत्र में आज परिवार की इकाइयां दूर दूर स्थानों पर जा बसी हैं। इन्हीं बिखरे बिंदुओं को केंद्रित करने के लिए हर दिन संबंधी के लिए या विदेशों में बसे मित्रों के लिए पत्र व्यवहार ही एक ऐसा माध्यम है जिससे विचारों का आपसी आदान प्रदान हो सकता है। अतः पत्र व्यवहार की रचना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती जा रही है। व्यावसायिक व्यवहार के लिए हमारी नई शिक्षा नीति का उद्देश्य हर बालक को अपने स्वतंत्र व्यवसाय चुनने को प्रोत्साहन देना। परिणाम स्वरूप हमें व्यावसायिक और वाणिज्य से संबंधित पत्र व्यवहार, सार लेखन, टिप्पणी, विचार या भाव विस्तार आदि कुशलताओं के विकास पर बल देना होगा। अतः यह कार्य रचना के समुचित अभ्यास के माध्यम से ही यह संभव हो पाएगा। राष्ट्रीय जीवन के लिए हमारा संविधान, न्यायिक प्रक्रिया और शासकीय पद्धति लिखित रूप में है। इन पहलुओं में हर शब्द का अपना अर्थ है। विद्यालयों पर यह दायित्व है कि विद्यार्थियों को शब्द के भेदों अभेदों के प्रति सचेत करें, उनका उचित प्रयोग करना सिखाएं ताकि वे अपने मत को सुस्पष्ट और सारगर्भित शब्दों में प्रकट कर सकें। साहित्य में सृजनात्मकता। विज्ञान के इस युग में मानव हृदय कठोर होता जा रहा है। मशीनीकरण के युग में उसके हृदय का स्पंदन अपनी संवेदनशीलता खोता जा रहा है। भारतीय मनीषियों ने बिना स्टेथोस्कोप यंत्र की सहायता से धरती के स्पंदन का अनुभव किया था। आज ऐसी स्थिति में भावुक लेखक तैयार करने की आवश्यकता है जो मौलिक लेखन द्वारा वैज्ञानिक के मन को गुदगुदा कर उन्हें अपनी भूल पर प्रायश्चित करने पर बाध्य कर सके। आरंभिक या प्रथम सोपान। प्रथम सोपान में सुलेख वर्णों की बनावट व सुडौलता, शब्दों की उचित दूरी पर ध्यान दिया जाता है। रचना की शिक्षा के सोपान के अंतर्गत द्वितीय सोपान है। इस सोपान में वर्तनी की शुद्धता पर बल दिया जाता है। वाक्य रचना आदि भी उसी सोपान के अंतर्गत आते हैं। वाक्य रचना के विभिन्न रूपों जैसे प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, स्वीकार्थक, नकारात्मक आदि के अभ्यास की आवश्यकता है। अतः
ठीक उसी तरह अव्यवस्थित पदक्रम को व्यवस्थित करना, वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, क्रियाओं के विविध रूपों का अभ्यास, काल परिवर्तन आदि वाक्य संरचना के अभ्यास के उदाहरण हैं। अंतिम या उत्तर सोपान वास्तविक मौलिक रचना का प्रारंभ तो उत्तर सोपान ही है। इसके अंतर्गत हम कई उपविषयों को रख सकते हैं। उदाहरणार्थ अनुच्छेद रचना, साहित्यिक विधाओं की रचना, व्यावसायिक कार्यालय पत्र व निजी या व्यक्तिगत पत्र रचना इसमें समाविष्ट होते हैं। रचना शिक्षण के प्रयोग में आने वाली शिक्षण प्रणालियां। पहली शिक्षण प्रणाली है प्रश्नोत्तर प्रणाली। यह प्रणाली प्राचीनतम एवं सर्वाधिक प्रचलित है। अध्यापक को जिस विषय पर रचना शिक्षण कराना हो उससे संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछता है। अध्यापक प्रश्नों को इस क्रम में पूछता है कि छात्रों को संबंधित विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने का अवसर मिलता है। इस विधि में पहले मौखिक रचना, बाद में लिखित रचना की जाती है। यह मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। इसमें छात्र व शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। इस प्रणाली में अध्यापक को यह ध्यान रखना होता है कि रचना का विषय छात्रों के अनुभव सीमा के भीतर का हो, प्रश्न छोटे व स्पष्ट हों, प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखा जाए एवं छात्रों के उत्तरों में त्रुटि होने पर उन्हीं की सहायता से दूर कराने का प्रयास किया जाए। चित्र वर्णन प्रणाली। इस विधि में जिस विषय पर रचना कार्य करना होता है उससे संबंधित चित्र कक्षा में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले इन चित्रों पर मौखिक रूप से चर्चा होती है, फिर उन्हें क्रमिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। विद्यार्थी इनका वर्णन अपनी सूझबूझ और कल्पना के अनुसार करता है। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस प्रणाली से छात्रों में मौलिक लेखन तथा स्वानुभूति प्रकट करने का अच्छा अवसर मिलता है। भाषा यंत्र प्रणाली। इस प्रणाली में छोटे बच्चे खेल खेल में रचना करना सीख जाते हैं। इस विधि में प्राय 4 उपकरणों की सहायता ली जाती है। टेप रिकॉर्डर, रचना का रिकॉर्ड या कैसेट, चित्र एवं सहायक पुस्तक। पहले टेप रिकॉर्डर पर रचना का कैसेट लगाकर उसे चालू कर दिया जाता है। दीवार पर संबंधित चित्र टांगकर अध्ययन करवाया जाता है। कैसेट से निकलने वाले वाक्यों के अनुसार संकेतक से चित्र पर संकेत करता चलता है। बच्चे चित्र देखते हैं, कैसेट सुनते हैं। छात्रों की एक से अधिक इंद्रियां अर्थात आंख, कान, नाक आदि सक्रिय रहते हैं और बच्चों की पाठ में रुचि बनी रहती है। लेकिन यह विधि खर्चीली है एवं छोटे बच्चे अपनी त्रुटियां स्वयं दूर करें ऐसी आशा करना व्यर्थ है। रूपरेखा प्रणाली। बच्चे को पैदल चलना सिखाने के लिए वॉकर आदि का आश्रय देकर पद संचालन क्रिया को रोचक बनाया जाता था तथा उसे न गिरने या चोट लगने के लिए आश्वस्त किया जाता था। उसी प्रकार निबंध जैसे ग्लेशियर को पार करने के लिए स्केटिंग पादुका बना काम निबंध की रूपरेखा से लिया जाता है। इस विधि के अनुसार निबंध का आरंभ, मध्य तथा समापन वाक्यांशों को रूपरेखा के माध्यम से दे दिया जाता है। विद्यार्थी को कुछ वाक्यों का निर्माण करना पड़ता है और कुछ वाक्यों से विषय के विस्तार में सहायता मिलती है। यह विधि सभी स्तरों पर सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है। अनुकरण प्रणाली। इस प्रणाली में छात्रों के सामने त्रुटि रहित कोई रचना प्रस्तुत की जाती है। छात्र उस रचना का अध्ययन एवं मनन करते हैं। फिर उसी रचना से मिलती जुलती कोई दूसरी रचना छात्र स्वयं करते हैं। जैसे यदि मैं मंत्री होता, रचना का अनुकरण कर यदि मैं मुख्यमंत्री होता विषय पर रचना कार्य करते हैं। प्रवचन प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार शिक्षक विषय के बारे में व्याख्यान द्वारा पूरी जानकारी छात्रों के सम्मुख रखता है। छात्र सुनते हैं तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार रचना कार्य करते हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं में प्रयुक्त की जा सकती है।
स्वाध्याय प्रणाली। शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को इस प्रणाली में सक्रिय रहना पड़ता है। इस विधि से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है तथा विषय सामग्री के स्वाध्याय के समय उनका विभिन्न लेखन शैलियों पर परिचय हो जाता है। इस विधि से लेखन की अपनी शैली का निर्माण होता है, क्योंकि शिक्षार्थी को मधुमक्खीवती का आश्रय लेना पड़ता है। परिचर्चा विधि। स्वाध्याय विधि का अगला चरण परिचर्चा प्रणाली है। पहले तो शिक्षार्थी विवेच्य विषय के बारे में स्वाध्याय करे तथा फिर सामूहिक चर्चा करे। लेखन मौखिक अभिव्यक्ति का लिपिबद्ध रूप है। चर्चा करने से विचारों में स्पष्टता आती है और विषय के प्रति प्रतिबद्धता होती है। इस शैली का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए उत्तम है। वाद विवाद प्रणाली। उच्च कक्षाओं में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। सह शिक्षा, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि विषयों पर रचना कार्य कराने के लिए छात्रों को दो भागों में बांटकर रचना के पक्ष एवं विपक्ष में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। छात्र रचना के पक्ष या विपक्ष में बोलते हुए अपने विचारों को सत्य सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार वाद विवाद पूरा होने के पश्चात छात्रों को विषय पर रचना कार्य करने के लिए कहा जाता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि छात्रों के बौद्धिक एवं मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए किसी भी उपयुक्त प्रणाली का प्रयोग कर छात्रों को रचना करने में प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये शिक्षण प्रणालियां रचनात्मक योग्यता को विकसित करने के लिए साधन है, साध्य नहीं। रचना संबंधी अशुद्धियों के कारण। लिखने में असावधानी, स्वाध्याय का अभाव, लिखित कार्य में संशोधन का अभाव, रुचि का न होना, गृह कार्य का नहीं कराया जाना, नहीं दिया जाना, केवल भाषा में वर्तनी का सुधार करना। सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि निष्कर्षतः आप यह जान चुके होंगे कि भाषा शिक्षण में रचना कार्य का सर्वोपरि स्थान है। रचना कार्यों के द्वारा ही बच्चों में मौलिक चिंतन एवं सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है। पहले छात्र को मौखिक रचना करनी सिखाई जाए, तत्पश्चात मौखिक रचना को आधार बनाकर लिखित रचना करवाई जाए। पत्र लिखना, अर्जी लिखना, गाय, स्कूल, बस्ता, अध्यापक, मेज इत्यादि पर कुछ पंक्तियां लिखवाई जाए। जैसे जैसे छात्र का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है, उसी तरह उससे वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक एवं साहित्यिक रचनाएं करवाई जाए। साथ ही रचना कार्य में की जाने वाली त्रुटियों का संशोधन अवश्य हो, ताकि छात्र बारंबार उन्हीं त्रुटियों को करने से बचे। Thank you.